Good morning, students. Today we are here with another topic of political science. Chapter second है हमारा, chapter number second, the end of bipolarity. The end of bipolarity यानी कि दो ध्रुवीयता का अंत. मैं एवरी वीडियो जो भी है हमारी उसमें मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि हम 1945 के बाद का एक टाइम पीरियड देख रहे हैं जब पूरे वर्ल्ड में कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी और कोल्ड वॉर जो है वो दो पावर थी, दो सुपर पावर्स थी जो उनके बीच में रहा है, यूएसएसआर यूएसए के बीच में. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है कि एंड ऑफ बायोपोलैरिटी यानी जो ये बायोपोलैरिटी बनी हुई थी वर्ल्ड में, ये दो ध्रुवीयता थी, इसका अंत कैसे हुआ. और हम डिसइंटीग्रेशन स्टडी कर रहे हैं, जो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ, उसका विघटन कैसे हुआ. तो प्रीवियस दो टॉपिक हम इस चैप्टर के कर चुके हैं. हमने दो टॉपिक कर लिए हैं इस चैप्टर के. फर्स्ट में तो हमने जो सोवियत सिस्टम है उसके बारे में स्टडी किया कि सोवियत सिस्टम क्या था, किस तरह की आइडियोलॉजी थी, जो सोशलिज़म आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की हुई थी किस तरह की थी, और क्या सिस्टम था जो सोवियत यूनियन में, किस तरीके का जो एक प्रशासन था वो कैसे चलता था, वो प्रीवियस वीडियो में था हमारा. उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें हमने टॉपिक स्टडी किया जो गॉर्बाचेव, वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी थे गॉर्बाचेव, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में हमने स्टडी किया और डिसइंटीग्रेशन के लिए कौन सी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रही हैं वो हमने लिया था. आज का जो टॉपिक हमारा है, हमने जो एक्चुअल फैक्ट थे वहाँ पर डिसइंटीग्रेशन के वो हम स्टडी करेंगे. इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो 6 मार्क्स में पूछा जाता है. रीजंस पूछे जाते हैं, फैक्टर्स पूछे जाते हैं डिसइंटीग्रेशन के सोवियत यूनियन के, यानी कि सोवियत संघ का विघटन होने के उत्तरदायी कारक कौन से हैं. तो इसी जो आपका टॉपिक है उसी में से आपके 5 और 6 पॉइंट जो है बन रहे हैं. मैं हर पैराग्राफ में जो पॉइंट बन रहा है वो आपको बता दूंगी साथ के साथ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. बहुत ही ईजी सा टॉपिक है. हाउ डिड द सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड सडनली डिसइंटीग्रेट. क्वेश्चन अराइज होता है कि इतना जो पावरफुल देश है वर्ल्ड में वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया. एक पूरा मतलब एक ब्लॉक, इतना पावरफुल ब्लॉक जो एक कंपटीशन दे रहा था, यूएसए को कंपटीशन दे रहा था, वो डिसइंटीग्रेट कैसे हो गया. दिस इज द क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म बट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पोलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कोई इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था थी, कम्युनिज्म थी, उसका एंड हुआ है, सोवियत यूनियन का एंड हुआ है. ये बल्कि इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा मतलब हिस्ट्री में कभी ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कोलैप्स हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं. ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पहला ही हुआ है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी जो थी जिसने इतने टाइम तक मतलब जो कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा जो दुनिया है उसके ऊपर अपना कंट्रोल किया हुआ था, तो ये एकदम से कैसे ख़त्म होगी. तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं. आगे देखिए, और ये जो डिसइंटीग्रेशन है, ये जो विघटन है, ये बहुत बड़ा एक लेसन दे के गया है. मतलब कि कोई भी व्यवस्था है वो किस हद तक, उसको किस तरीके से होना चाहिए, कितना अकाउंटेबल होना चाहिए टिके रहने के लिए. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर इज़ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत. फर्स्ट जो पॉइंट हमारा इसमें निकल के आता है, फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जो वीकनेस देखी गई वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में, यानी कि जो स्ट्रक्चर था वहाँ का, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसकी जो वीकनेस है, सबसे बड़ा रीज़न वो रही है कि ये सोवियत यूनियन जो है इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ. क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन है which failed to meet the aspiration of the people were responsible for the collapse of the system. यानी कि जो ये सिस्टम कोलैप्स हुआ है, इसमें सबसे बड़ा ये रीज़न रहा है कि जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन रहा है वो लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग नहीं रहा, इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाया. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही निकल के आता है इसमें कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का वीक होना. उसके बाद देखो अब क्यों वीक था, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हम देख लेते हैं. ये तो इकोनॉमिक जो स्टैग्नेशन थी, यानी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है कि एक ठहराव होना, कि बहुत ही स्लो इकोनॉमी का होना. तो इसके पीछे क्या रीज़न थे. फॉर मैनी ईयर्स लेड टू सर्व कंज्यूमर शॉर्टेज. जो इकोनॉमिक ठहराव था, जो इकोनॉमिक की जो स्पीड थी वो बहुत, इकोनॉमी की जो स्पीड थी वो बहुत स्लो हो चुकी थी. इसकी वजह से जो सोवियत यूनियन है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, जिसमें कंज्यूमर शॉर्टेज थी. इससे क्या हो रहा था कि जो सोवियत सोसाइटी का जो सिस्टम था उस पे लोगों का जो डाउट है वो बनता जा रहा था, एक क्वेश्चन जो है वो बनता जा रहा था उनके सामने, उस सिस्टम के सामने, और लोग उसको ओपनली मतलब उसके साथ आर्ग्यू नहीं कर पा रहे थे, ओपनली वो पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास इतनी आज़ादी नहीं थी. तो पहला पॉइंट तो हमारा यही बन जाता है कि जो वीकनेस है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रही है सोवियत जो संगठन, जो सोवियत यूनियन है उसके डिसइंटीग्रेशन में या उसके विघटन में.
अब इसमें देखो, वाई डिड द सिस्टम बिकेम सो वीक। अब जो ये सिस्टम है यानी जो ये इंस्टीट्यूशन है ये इतने वीक कैसे हुए, जो इकोनॉमी है वो इतनी स्टेगनेट कैसे हुई, कैसे इतना ठहराव आया उसमें। तो आंसर जो है वो बहुत ही क्लियर है। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू मेंटेनिंग अ न्यूक्लियर एंड मिलिट्री arsenal and the development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system। स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोवियत यूनियन कोई एक देश नहीं था, इसमें बहुत सारे देश जो है उसके फॉलोवर्स थे और वो बनाता जा रहा था। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया कि जो ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ हैं, जो मिड एशियन कंट्रीज़ हैं या ईस्टर्न यूरोप के जितने भी देश थे, उनको जो सोवियत यूनियन है वो अपने में मिलाता जा रहा था। और जो दूसरे जो वेस्टर्न यूरोप के जो देश हैं वहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा था, यूएसए कंट्रोल कर रहा था। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि दोनों के बीच में कंपटीशन था। दूसरा, दोनों ही जो ब्लॉक थे वो अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते थे, न्यूक्लियर जो पावर होती है उसमें पावरफुल रखना चाहते थे। तो ज़्यादा जो पैसा, ज़्यादा जो मनी या ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ वो इन चीज़ों की तरफ कर रहे थे, ना कि लोगों की स्टैंडर्ड को अप करने के लिए या लोगों की जो जीविका है उसको सुधारने की बजाय वो लोग इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो इससे क्या हुआ, अब जो ईस्टर्न यूरोप के देश थे, अब जिन देशों को सोवियत यूनियन ने अपना फॉलोअर्स बनाया था, तो उनको वो फैसिलिटीज़ देकर ही ऐसा सब कुछ कर रहे थे। दिस लेड टू अ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन दैट द सिस्टम कुड नॉट कॉप विद। अब इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी पे इतना ज़्यादा बर्डन आया जिसको कि वो बेयर नहीं कर पाया। एट द सेम टाइम ऑर्डिनरी सिटीजन बिकेम मोर नॉलेजेबल। और दूसरा, टाइम के साथ साथ जो ऑर्डिनरी पीपल है वो ज़्यादा नॉलेजेबल होते चले गए अबाउट द इकोनॉमिक एडवांस ऑफ द वेस्ट। अब जो वेस्ट की जो कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी थी जिसको वो देख रहे थे, तो उस आइडियोलॉजी और जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है उनके बीच में एक डिफ्रेंशिएट उनको समझ आ रहा था, उनकी नॉलेज बढ़ रही थी, उनको कंपैरिजन वो कर रहे थे। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज़ बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। मतलब जो डिस्पैरिटीज़ थी दोनों सिस्टम्स के बीच में वो उसमें एक देख रहे थे, एक कंपैरिजन कर रहे थे। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट द सोवियत सिस्टम वॉज बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म। देखिए स्टूडेंट, वैसे हम देखा जाए तो सोवियत सिस्टम फार बेटर था कैपिटलिज्म से, यानी कि पूंजीवाद से कहीं अच्छा समाजवाद था। द रियलिटी ऑफ इट्स बैकवर्डनेस केम एज ए पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल शॉक। लेकिन रियलिटी ये थी कि जो इसकी बैकवर्डनेस थी एक तरह से, जो अच्छे तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने की वजह से ये एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक जो है शॉक की तरह लग रहा था इसका डिसइंटीग्रेशन होना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा, आई होप आपको दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दूसरा, इसका जो थर्ड मेन पॉइंट बनता है वो बनता है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। याद रखना, जो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, या हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जो पावरफुल होता जा रहा था, जो प्रिविलेजेस हैं उनके बढ़ते जा रहे थे और जो कॉमन पीपल है उसकी तरफ ध्यान ना देना, ये भी रीज़न रहा है। द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टैग्नेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो पार्ट था उसमें भी एक स्टैग्नेंट हो गया था, बिल्कुल ठहराव आ चुका था। द कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 ईयर्स वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। जो सोवियत यूनियन, जो कम्युनिस्ट पार्टी 70 साल से ज़्यादा तक उस पर रूल कर रही थी, वो लोगों के लिए इतनी अकाउंटेबल नहीं थी। ऑर्डिनरी पीपल वर अलाइनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब वो अलाइनेट हो रहे थे, उनको दरकिनार किया जा रहा था, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्टिफलिंग होता जा रहा था। मतलब बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि रुक चुका था। रैम्पेंट करप्शन जो है वो बहुत बढ़ रहा था। द इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक, इट हैड मेड द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर openness in government and the centralization of authority in a vast land। और जो सिस्टम में जो एक इनएबिलिटी थी कि जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट ना करने की जो इनएबिलिटी थी वो बढ़ती जा रही थी, और अपनी जो ओपननेस को नहीं दिखा पा रहा था, ओपनली मतलब लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। प्लस वो सेंट्रलाइजेशन, यानी कि पावर को बिल्कुल ही सेंट्रलाइज कर रखा था उसने। इस वजह से भी जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो हम ब्यूरोक्रेसी का भी एक टॉपिक हमने स्टडी कर लिया है कि जो ब्यूरोक्रेटिक थे, यानी जो ऑफिसर्स होते थे, जो अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी थे, वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, ओपन नहीं थे। करप्शन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो बढ़ता जा रहा था। इस वजह से सोवियत यूनियन का विघटन हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट, द ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो ज़्यादा प्रिविलेजेस का यूज़ कर रहे थे, उनके सामने ज़्यादा विशेष अधिकार थे कंपैरेटिवली। जो ऑर्डिनरी पीपल did not identify with the system and with the rulers and the government increasingly lost popular backing। जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल
पीछे होती जा रही थी, क्योंकि लोग मतलब उस सिस्टम को एक तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, रूलर्स की जो पॉलिसीज़ थी उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ये रीज़न रहे हैं। आगे देखो, अब रिफॉर्म्स देख लेते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स जो गॉर्बाचेव ने किए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो है कंटिन्यू नहीं हो पाया। गॉर्बाचेव रिफॉर्म्स प्रोमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, मतलब जो रिफॉर्म्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो इस सिचुएशन को सुधारेंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ती जा रही हैं। गॉर्बाचेव प्रॉमिस टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, कैचअप विद द वेस्ट एंड लूजन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लूज होता जा रहा था, जो इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी, उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करेंगे। यू मे वंडर वाई द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड इन स्पाइट ऑफ। देखो, गॉर्बाचेव ने काफ़ी हद तक सुधार किए, एक्यूरेट जो डायग्नोसिस हैं उसने काफ़ी जो उपाय किए, सुधार किए, लेकिन उसके बाद भी जो सोवियत यूनियन का विघटन हो गया, तो इसमें एक बहुत बड़ी हैरानी थी। इसके पीछे भी रीज़न थे। हेयर इज़ वेयर द आंसर बिकेम मोर कंट्रोवर्शियल। तो आंसर बहुत कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि इतने सुधार होने के बाद भी जो सोवियत यूनियन का विघटन क्यों हो गया, मतलब एक सुधार जो है वो शुरू हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी विघटन क्यों हुआ। द मोस्ट बेसिक आंसर सीम्स टू बी दैट गॉर्बाचेव कैरिड आउट दिस रिफॉर्म्स एंड लूजन द सिस्टम ही सेट अप इन मोशन फोर्सेज एंड एक्सपेक्टेशन। देखिए, जब गॉर्बाचेव ने ये सब रिफॉर्म करने शुरू किए, इससे पहले लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी थी, मतलब उन्होंने एक्सपेक्टेशन इतनी, आकांक्षाएं जो है इतनी बढ़ा ली थी कि जो गॉर्बाचेव है वो उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, उसके बैलेंस में मतलब सुधारों को नहीं ले पाया, क्योंकि लोगों की इच्छाएं जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, और अब इस चीज़ को कंट्रोल कर पाना गॉर्बाचेव के लिए काफ़ी इम्पॉसिबल हो रहा था। देयर वर सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी विच फेल्ट दैट गॉर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर एंड, और काफ़ी सारे एक सेक्शन है सोसाइटी का, उनको लगता था कि जो गॉर्बाचेव थे वो काफ़ी थोड़े और फास्ट हो सकते थे, सुधार थोड़े और फास्टली कर सकते थे। मतलब लोगों की जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो कम होती, लेकिन जो एक लोगों का जो एक इम्पेशेंस नेचर हो चुका था, मतलब वो धीरज खो चुके थे, अपना डिसअपॉइंट हो चुके थे। अब मतलब जो गॉर्बाचेव ने मेथड्स यूज़ किए थे सुधार के, अब वो लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर हो चुके थे, और वो मतलब अब एक तरह से अपनी आज़ादी की डिमांड करने लगे थे। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, मतलब उनको नहीं लग रहा था कि इतना हमें फ़ायदा है जितना वो उम्मीद कर रहे थे। दे बेनिफिटेड टू स्लोली, उनको लग रहा था कि बहुत ही स्लो ये चल रहा है। अदर स्पेशली मेंबर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, और उधर से क्या हो रहा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के अदर मेंबर्स थे जो गॉर्बाचेव के भी खिलाफ थे, वो अपोज कर रहे थे गॉर्बाचेव की पॉलिसीज़ को। तो वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन हो गई थी, टग ऑफ वॉर की सिचुएशन थी, मतलब जो अब क्योंकि उनके प्रिविलेजेस कम हो रहे थे, गॉर्बाचेव रिफॉर्म कर रहे थे तो उनके प्रिविलेजेस कम हो रहे थे, क्योंकि गॉर्बाचेव जो है वो ऑर्डिनरी पीपल की तरफ ध्यान दे रहे थे। तो एक टग ऑफ वॉर की सिचुएशन वहाँ पे हो गई थी, और जिसको कि गॉर्बाचेव जो है वो बैलेंस नहीं कर पाए। इवन दोज हु वर विद हिम बिकम डिसइल्यूज्ड एज दे फेल्ट दैट ही डिड नॉट एडिक्वेटली डिफेंड हिज ओन पॉलिसीज़, मतलब वो अच्छे तरीके से अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जो उनके साथ थे उनको भी अब लगने लगा था गॉर्बाचेव को कि वो अब अपनी जो रिफॉर्म वर्क है उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा था कि गॉर्बाचेव जो है वो अपने जो लो सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स, मतलब हर तरीके से अपना समर्थन जो है वो खो चुके थे। आगे देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में फोर्थ पॉइंट हमारा बनता है, जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो बढ़ती जा रही थी उसकी वजह से भी ये भी कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेशन का रीज़न रही है। तो देखिए इसको भी हम देख लेते हैं, जो नेशनलिज्म की फीलिंग ने किस तरीके से लोगों के ऊपर अपना इफेक्ट डाला। ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन बट फॉर अनदर डेवलपमेंट दैट सरप्राइज्ड मोस्ट ऑब्जर्वर एंड इंडीड मैनी इनसाइडर। एक अलग रीज़न भी रहा है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी लोगों के अंदर और डिज़ायर फॉर सवर्जनिटी। ध्यान रखना, जो द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डिज़ायर फॉर सवर्जनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक including Russia and Baltic Republic, Estonia, Latvia and Lithuania, Ukraine, Georgia and other proved to be the final and most immediate cause। सबसे इमीडिएट, हम इमीडिएट कॉजेज़ में इसको राइट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग का राइज होना और सोवर्जनिटी की फीलिंग का राइज होने की वजह से बहुत सारे देशों में एक जो सोवियत यूनियन से अलग होने की जो फीलिंग थी वो ज़्यादा पैदा हो गई लोगों के अंदर, और वो अपने आप को मतलब जो ये वन पार्टी रूल या जो आइडियोलॉजी थी उससे अपने आप को फ्री करना
चाह रहे थे। तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं। कुछ लोगों को लगता था, वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट अर्ज एंड फीलिंग वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत यूनियन एंड दैट वेदर और नॉट द रिफॉर्म हैड अकर्ड देयर वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। स्टूडेंट, इसके पीछे भी काफ़ी लोगों के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है कि जो ये देश अलग हो गए थे, ये राष्ट्रीयता की भावना से जो देश अलग हुए थे, वो कहीं ना कहीं जो सोवियत यूनियन है उसकी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं उसके इतिहास से जुड़े हुए थे। और चाहे सुधार होते या ना होते, चाहे कुछ रिफॉर्म्स होते, वेदर और नॉट द रिफॉर्म्स हैड अकर्ड, चाहे सुधार होते या ना होते, वुड हैव बीन एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द सोवियत यूनियन। मतलब सोवियत यूनियन के साथ कहीं ना कहीं जो इंटरनल स्ट्रगल है वो अब जारी रहता, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत बड़ी एक अवेयरनेस आ चुकी थी। दिस इज़ व्हाट ऑफ हिस्ट्री बट श्योरली इट्स नॉट एन अनरीजनेबल व्यू गिवन द साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द सोवियत यूनियन एंड इट्स ग्रोइंग इंटरनल प्रॉब्लम। तो इतिहास की जो अनिवार्यता थी कि उसके बारे में अनुमान लगाना कि सोवियत संघ के आकार, जो डाइवर्सिटी थी और जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो बढ़ती जा रही थी, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ऐसा होना अब लग रहा था लोगों को कि ये प्रॉब्लम जो है अब सोवियत यूनियन जो फेस करेगा ही करेगा। चाहे नेशनलिज्म की फीलिंग भी ना होती, लेकिन जो हिस्ट्री थी सोवियत यूनियन की वो भी अब लोगों के अंदर जो उनकी भावनाएं हैं उनको एक तरह भड़काने का काम कर रही थी। उसके बाद देखिए, अदर्स थिंक दैट गोर्बाचेव रिफॉर्म स्पीडेड अप एंड इंक्रीज नेशनलिस्ट डिससेटिस्फैक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूलर कुड नॉट कंट्रोल इट। स्टूडेंट, एक रीज़न ये भी लगाया जाता है कि गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे उसने क्या किया, जो नेशनलिस्ट थे उनके अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन थी उसको काफ़ी हद तक भड़का दिया था एक तरह से। क्योंकि लोगों को अब लगने लगा था कि जो सुधार हैं वो बहुत ज़्यादा तरीके से होने चाहिए, इसकी वजह से भी जो रूलर्स थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए और जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है वो धीरे धीरे ख़त्म होता दिखाई दिया। तो एक इमीडिएट कॉजेज़ में अगर हम देखें तो नेशनलिज्म की फीलिंग या जो सवर्जनिटी की फीलिंग है देशों के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं रीज़न रही है और एक विडंबना रही है। आयरनिकली ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर मैनी थॉट दैट नेशनलिस्ट अनरेस्ट वुड बी स्ट्रोंगेस्ट इन द सेंट्रल। अब लगता था कि जैसे सोवियत यूनियन से जो देश अलग होंगे, जो डिसइंटीग्रेट होंगे, वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक होंगे, जो सेंट्रल एशिया से जो जुड़े हुए देश थे, क्योंकि देखो एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस थे वहाँ उन देशों में और उसमें ये सब डिफरेंसेस थे। तो लगता था कि सोवियत यूनियन से ये देश अलग होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो आयरनी रही, क्योंकि जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी थी उनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन आयरनी क्या रही वहाँ पर कि जो अलग हुए जो देश थे उनमें जो अलग होने वाले जो देश थे वो थे रशिया, यानी कि जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थे ज़्यादातर, उनमें से वो देश उससे अलग हुए थे। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी थी जो आपकी बुक में राइट हुई है। जो देश इसमें लिखे हुए हैं कि जो देश लग रहा था अलग होंगे वो देश अलग नहीं हुए, बल्कि इसकी बजाय वो देश अलग हुए जिनका लग नहीं रहा था कि जैसे रशिया एक बहुत बड़ा देश था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यहाँ पर इस तरह की कंट्रोवर्सी अराइज होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है और डिसइंटीग्रेशन जो है सोवियत यूनियन का हुआ है। तो स्टूडेंट, ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपने एक क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं जो फैक्टर्स हैं डिसइंटीग्रेशन के, और आई होप ये बहुत इजी से पॉइंट आपको समझ भी आ गए होंगे। उसके बाद आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपने इसमें से रीड करने हैं। कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं और किस ईयर में क्या इंसिडेंट हुआ है स्टूडेंट, ये हम कर लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने जो लास्ट पॉइंट था वो इसके कुछ देश जो अलग हुए उसमें ये लिखा हुआ है, इन रशिया एंड बाल्टिक एरियाज एज वेल एज यूक्रेन एंड जॉर्जिया ऑर्डिनरी पीपल हेयर फेल्ट अलाइनेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशियन एंड फ्रॉम ईच अदर एंड concluded also that they were paying too high an economic price to keep the more backward areas within the Soviet Union। कि उनको लगने लगा था कि अब सोवियत यूनियन के साथ रहकर उनको ज़्यादा अपनी कीमत चुकानी पड़ रही है, तो इस वजह से उन्होंने सोवियत यूनियन से अलग होना ही बेटर समझा। तो ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से करना है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से रीड करने हैं, अपनी बुक में से पॉइंट्स बना के लिखने हैं, या आप अपनी हेल्प बुक का यूज़ कर सकते हो, उसमें से भी आप पॉइंट इसमें से राइट कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी या कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई आइडियोलॉजी आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट।
आप कोई भी पॉइंट कॉल करके पूछ सकते हैं या आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, लेकिन आपने अपनी जो स्टडी को वो कंटिन्यू रखना है। इस चैप्टर के 3 या 4 टॉपिक और आपके रह गए हैं जो हम जल्दी ही क्लियर करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों चैप्टर आपके हो जाएंगे तो एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका इन दोनों ही चैप्टर का, जो टेस्ट आपका 1 मार्क्स का भी हो सकता है और 6 मार्क्स का भी हो सकता है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। स्टूडेंट टाइमली अपने नोट्स भी जो है वो कंप्लीट रखिए। आपकी नोटबुक जो है वो टाइमली स्कूल में चेक होगी, जैसा कि अभी आपकी चेक हुई थी। आप बहुत कम स्टूडेंट जो है आप आए थे आपके क्लास में से, तो आई होप नेक्स्ट जब चेकिंग होगी आपकी तो आप सभी स्टूडेंट्स ने आना है और अपना होमवर्क जो है वो अच्छे से चेक कराना है। साथ ही साथ जो कोई प्रॉब्लम है आपकी वो भी आप साथ लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।